हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स को लेकर, एसिड के क्लासिफिकेशन को। और इस वीडियो से पहले मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपके साथ एसिड क्या होते हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस किए थे। और वहां मैंने आपके साथ एसिड्स के 2 क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किए थे। एक जो सोर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन था, याद हो, और एक ऑक्सीजन के आधार पर क्लासिफिकेशन था। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ कमिट किया था कि माय डियर, एसिड्स के क्लासिफिकेशन इतने तरीके से किए जा सकते हैं कि उसके लिए कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आज उसी क्रम में माय डियर, मैं एक और नए वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूं। और आज हम डिस्कशन करेंगे एसिड्स के और क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोगों का डिस्कशन किन टॉपिक्स को लेकर रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं, अम्लों का वर्गीकरण। उम्मीद है इस वीडियो की हेडिंग से आपको यह बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि अब हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। माय डियर, हम बात करेंगे एसिड्स के क्लासिफिकेशन की। तो इस वीडियो से पहले 2 डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए एसिड्स के। आज फर्दर 2 एसिड क्लासिफिकेशन की आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो उस क्रम में सबसे पहले आता है माय डियर ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण। उम्मीद है आपको हेडिंग ने क्लियर कर दिया होगा कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, वो ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रेंथ है, एंड द सेकंड इज on behalf of, ध्यान से सुनते रहिएगा, बेसिसिटी, यानी कि क्षारकता के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण। उम्मीद है माय डियर, मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों व्यूअर्स इन दोनों हेडिंग के बाद अब समझ गए होंगे कि आखिर आज मेरा डिस्कशन, हमारा डिस्कशन किन आर्टिकल्स को लेकर चल रहा है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन बिहाफ ऑफ बेसिसिटी। तो सबसे पहली हेडिंग को उठा लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति के आधार पर किस प्रकार से हम उन्हें क्लासिफाइड करेंगे माय डियर। तो आप सबके लिए बताना चाहूंगा कि यदि हम एसिड्स को उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर,
उनकी शक्ति के आधार पर क्लासिफाइड करना चाहते हैं तो हम उन्हें फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं माय डियर। फर्स्ट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल, एंड द सेकेंड वीक एसिड्स, यानी कि दुर्बल अम्ल। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स को अब ये कंफर्म हो गया होगा कि यदि हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर करना चाहते हैं, सो वी कैन क्लासिफाइड एसिड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर स्ट्रेंथ into 2 part. The first is strong acid यानी कि प्रबल अम्ल, the second is weak acid means दुर्बल अम्ल। एक एक करके इन सबको क्लियर कर देता हूं। जल्दी से पहले पेज चेंज करते हैं, फर्स्ट हेडिंग को हाईलाइट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? ये प्रबल अम्ल। सबसे पहले डेफिनेशन, वे सभी अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित। पूर्णतः आयनित का मतलब समझते हैं? शॉर्ट में लिख देता हूं माय डियर, जल्दी समझ जाएंगे। 100% आयोनाइज्ड। पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उम्मीद है डेफिनेशन ने यह तो क्लियर कर दिया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर 100%ly आयोनाइज्ड और दे कैन आयोनाइज 100%ly। लेकिन अब जानना चाहेंगे सर कुछ एक एग्जाम्पल देकर इनको क्लियर करिए, तो कम विद मी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लाइक HCl, लाइक HNO3, लाइक H2SO4। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स इनके नेम जानते हैं। जो नहीं जानते उनको बता देता हूं। हाइड्रो क्लोरिक एसिड, स्पेस कर देता हूं इन सबके बीच जिससे आपको इनके नेम प्रॉपर तरीके से दिख जाए। ठीक है। सेकंड इज nitric acid, I hope so you know very well, and the final one is sulfuric acid. So my dear, ये है strong acid। अब बात करते हैं सर strong का मतलब एक बार प्रैक्टिकल से समझाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के लिए और हमने उसको AQ यानी वाटर में डिसॉल्व किया। हमने 10 मॉलिक्यूल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए और हमने उसको वाटर में एक्वस, आप जानते हैं, वाटर में डिसॉल्व किया और 10 के 10 मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज्ड हो गए। किस प्रकार से? यानी कि 10 हाइड्रोजन आयन मिले और
10 क्लोराइड आयन मिले, तो 10 मॉलिक्यूल लिए और 10 के 10 आयोनाइज्ड हो गए। आयोनाइज्ड मींस आयनित। इज दैट क्लियर? आयनित हो गए, तो जितने मॉलिक्यूल लिए उतने के उतने आयनित हो गए। तो हम कह सकते हैं कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। उम्मीद है बात क्लियर है। एक बार नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं और शायद ज्यादा स्ट्रांगली आपको अपनी बात रख सकूं। सपोज करिए आई एम गोइंग टू टेक 100 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड और इसको अगेन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं, यानी कि वाटर में इसे डिसॉल्व कर रहा हूं। तो 100 मॉलिक्यूल मैंने नाइट्रिक एसिड लिए और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में आयोनाइज्ड हो जाने चाहिए, यानी कि वी विल गेट 100 H आयन प्लस 100 नाइट्रेट आयन। जो लोग नहीं जानते इसका नाम बता देता हूं, नाइट्रेट आयन। तो क्योंकि ये भी 100% आयोनाइज हुआ है माय डियर, तो हम कह सकते हैं ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग एसिड है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रांग एसिड्स क्या होते हैं। सेकंड डेफिनेशन उठाते हैं। सेकंड, वीक एसिड्स, हिंदी भाषी दुर्बल अम्ल। उम्मीद है इतना तो आप सभी लोग समझते हैं कि व्हाट आर स्ट्रांग एंड व्हाट आर वीक। स्ट्रांग माने प्रबल और वीक माने दुर्बल। अब ये वीक वो वाले वीक मत समझिएगा कमजोर, जो सेहत से कमजोर होते हैं, नहीं। जो इनकी वीकनेस कंसीडर की जाती है वो इनके आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ पर की जाती है, इनके आयनन पे की जाती है। तो दोज एसिड्स विच आर नॉट 100% आयोनाइजेबल, वे अम्ल जो 100 के 100% आयनित नहीं हो पाते, दे आर नोन एज माय डियर्स वीक एसिड्स। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं। वे सभी अम्ल जो पूर्ण रूप से फिर डर पैदा करेगा, लिख देता हूं 100%, ठीक है, आयनित नहीं हो पाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो माय डियर अभी हमने देखा था HCl, HNO3, H2SO4 100% आयोनाइज हो गए थे। और यदि पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सुना और देखा था तो आप जानते होंगे दे वर मिनरल एसिड्स, दे वर इनऑर्गेनिक एसिड। तो यानी कि हम इन नट एंड शेल में यूं भी कह सकते हैं, एक ट्रिक के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मिनरल एसिड्स हैं HCl, HNO3, H2SO4 दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि जो हमें प्लांट से मिले हैं या जो हमें एनिमल से मिले हैं। आइए एग्जाम्पल से आपको परिचित कराता हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसके, लाइक CH3COOH, like HCOOH, like COOH, single bond COOH. All these are organic acid because they have carbon in it, क्योंकि इन सब के सब में कार्बन आया है और ये कहीं ना कहीं हमें प्लांट या एनिमल से ही मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर जरा इन्हें बताना प्लांट से कैसे मिले हैं ये लोग। तो आप जानते हैं इसे आप विनेगर के रूप में भी जानते हैं। ये आपको शुगर केन से मिलता है, गन्ने से मिलता है। तो गन्ने के रस को फर्मेंटेट करिए, उसका किण्वन करिए, यू कैन गेट एसिटिक एसिड। तो ये आपको प्लांट से मिल गया। फॉर्मिक एसिड आप जानते हैं आंट स्टिंग में मिलता है। ये आंट स्टिंग समझते हो,
चींटी की बाइट में। जब हमें चींटी काटती है तो काटने पर जो हमारे स्किन में इरिटेशन होती है वो इस फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। तो ये फॉर्मिक एसिड हमें आंट बाइट से मिलता है, चींटी के काटने पर मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटोज में मिलता है, टमाटर में मिलता है। तो देखिएगा, या तो वो एनिमल से मिल रहे हैं सारे के सारे, या वो आपको प्लांट से मिल रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग इन्हें नेचुरल एसिड्स भी कह देते हैं। ऑर्गेनिक एसिड तो है ही है क्योंकि कार्बन आ रहा है इन सब में। इसके साथ साथ दीज आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल एसिड्स। एंड माय डियर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऑल दीज आर वीक एसिड्स। ये सब के सब वीक हैं। लेकिन अभी आपका मन करेगा सर पहले इनके नेम बता दीजिए। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एंड द फाइनल ऑक्सैलिक एसिड। आई होप सो आपने पहले भी इन सबको पढ़ रखा होगा, और नहीं भी पढ़ा है, फर्स्ट टाइम मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ लिए ना अब आप लोग। तो चलिए अब बात करते हैं, सर ये जो वीक कॉन्सेप्ट है एक बार क्लियर करिए इसे। तो आइए एक एक्सप्लेनेशन से क्लियर करते हैं इसे। सपोज करिए हमने अगेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड लिए। किसके अंदर? अगेन डोंट फॉरगेट एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हमने। तो तय मानिएगा 100 के 100 यानी कि 10 के 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के आयोनाइज नहीं होंगे, वो कम होंगे। सपोज करिए 2 मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हुए, सपोज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो वी विल गेट 2 एसीटेट आयन प्लस 2H पॉजिटिव। तो 10 में से 2 तो हो गए आयोनाइज, तो रिमेनिंग कितने रह गए माय डियर? 8। ये क्या रह जाएंगे हमारे पास? रिमेनिंग। तो 2 मॉलिक्यूल्स तो आयोनाइज हो गए, लिख देता हूं। टू मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड मींस आयनित हो गए हैं, और रिमेनिंग 8 मॉलिक्यूल्स अभी आयोनाइज्ड नहीं हुए, यानी कि दे आर अनआयोनाइज्ड एंड दे आर आयोनाइज्ड। क्योंकि ये 100% आयोनाइज नहीं हुआ। कौन? एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में। फिर सुनिए, यदि आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो मैंने 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूल माने अणु, 10 मॉलिक्यूल मैंने एसिटिक एसिड के वाटर में डिसॉल्व किए, और कुछ समय बाद मैंने देखा उसमें केवल 2 मॉलिक्यूल तो आयोनाइज, मतलब हिंदी लिख देता हूं क्योंकि आप लोग कभी कभी दुखी हो जाते हैं। 2 अणु तो आयनित हो गए, लेकिन 8 अणु आयनित नहीं हुए 10 में से, तो यानी कि 100% आयोनाइज्ड नहीं हुए। इसीलिए माय डियर एसिटिक एसिड आपका हो गया वीक एसिड। तो उम्मीद है इस प्रकार के इन सब का भी आयोनाइजेशन आप समझ सकते हैं। अब मेन बात, सर इसको क्या कहते हैं? एसीटेट आयन, इट्स नेम। लेकिन अब भी मेरे कई सारे व्यूअर्स, सर प्लीज इनको भी आयोनाइज करके दिखा दो कि ये किस प्रकार से आयोनाइज होते हैं। तो आइए आपकी उस शिक्षा का ख्याल जल्दी से रख लेता हूं, इनको भी आयोनाइज करके दिखा देता हूं और अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूं। आर यू गेटिंग इट? चलिए, द सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक फॉर योर convenience. A formic acid, after the ionization it will give H ion plus sorry HCOO negative ion plus H positive ion। और जो मेरे साथी इसका नाम जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इसका नाम होता है फॉर्मेट
आयन। और द लास्ट एग्जाम्पल जो आप सुनना चाहते हैं मेरे से, जल्दी से आ जाइएगा। द थर्ड वन आई एम गोइंग टू टेक ऑक्सैलिक एसिड, जो आपको टोमेटोज में मिलता है। आफ्टर द आयोनाइजेशन यू विल गेट अ ऑक्सलेट आयन प्लस अ 2 हाइड्रोजन आयन। और यदि वापस इसका नाम जानने की इच्छा थी तो इट इज ऑक्सलेट आयन। तो उम्मीद करता हूं माय डियर अब आपको यह समझ में आ गया होगा ये वीक एसिड्स क्यों हैं। तो वीक एसिड कौन होते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व करने पर 100% आयोनाइज ना हो, बल्कि कुछ एक रूप से पार्शियली आयोनाइज होने चाहिए वो। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रेंथ। अब हम अपने सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं। पहले याद दिलाता हूं सेकंड कौन सा था, यदि भूले ना हो तो। स्ट्रॉन्ग, ये हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन बिहाफ ऑफ strong acid and weak acid. And now we are going to discuss about the classification of acids on behalf of basicity. Come with me. यानी कि हेडिंग है अब हमारी सेकंड हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स बताया है फ्रेंड्स क्षारकता, यानी कि अम्लों का वर्गीकरण उनकी क्षारकता के आधार पर। तो जल्दी से पहले इसको अंडरलाइन कर देता हूं जिससे अपना एम हमारा एकदम नीट एंड क्लीन रहे कि हमने क्या पढ़ा है माय डियर। तो क्षारकता के आधार पर माय डियर हम अपने एसिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कहलाता है मोनो बेसिक एसिड। सेकंड कहलाता है माय डियर डाई बेसिक एसिड। एंड थर्ड कहलाता है ट्राई बेसिक एसिड। मेरे हिंदी भाषी नाराज हो जाएंगे तो उनका ख्याल बिल्कुल रखूंगा। हिंदी में से एक क्षारकीय अम्ल, इसे द्वि क्षारकीय अम्ल और इसे त्रि क्षारकीय अम्ल कहा जाता है माय डियर। क्लियर है? सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर बेसिसिटी। जब हम किसी अम्ल की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसकी क्षारकता के आधार पर, तो हमने उसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला ले रहा हूं द फर्स्ट हेडिंग फॉर यू। फर्स्ट वो है मोनो बेसिक एसिड। उम्मीद है समझ गए। ये वे अम्ल होते हैं जिन पर एक विस्थापनीय डिस्प्लेसेबल विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होता है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर दीजिए। तो एग्जाम्पल लाइक HCl, लाइक
HNO3 like HI and dot 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 etc. All are monobasic acids. अब आप कहेंगे सर ये मोनोबेसिक एसिड में जो आपने वर्ड लिखा है विस्थापनीय H आयन, इसका क्या मतलब है? आइए, यदि हम एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, यदि हम HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दें एक्वस सॉल्यूशन में, तो व्हाट यू विल गेट माय डियर? यू विल गेट H positive ion and Cl negative ion, and again they will be in aqueous solution. Both will be in aqueous solution. तो क्योंकि HCl ने आफ्टर द आयोनाइजेशन आयनन के पश्चात जस्ट 1 H आयन दिया है, तो क्योंकि यहां हमें माय डियर 1 H पॉजिटिव आयन मिला है, इसीलिए इसे मेरी केमिस्ट्री में कहा जाता है मोनो बेसिक एसिड। किसको? HCl को। तो 1 H आयन, तो वे सभी एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जस्ट 1 H आयन दें, उन पर कितने H आयन हैं इस पर काम ना करें। किसी भी एसिड पर कितने H आयन हैं, हमें इस बात पर ध्यान दीजिएगा मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसी भी एसिड पर कितने H एटम हैं, यह डिसाइड नहीं करता कि वो मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है। मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक इस कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं कि उस एसिड ने आफ्टर द आयोनाइजेशन कितने H आयन दिए। जैसे आपको यह बात क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूं माय डियर, आप शायद ज्यादा खूबसूरती से मेरी बात समझ पाएंगे। जैसे यदि मैं एक एग्जाम्पल लूं CH3COOH का एसिटिक एसिड, एंड नाउ यू कैन सी इट हैज 3 and 1, 4 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस एसिड। 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करता हूं, वाटर में इसे डिसॉल्व करता हूं, तो आफ्टर द आयोनाइजेशन आई एम गेटिंग माय डियर जस्ट 1 H आयन। तो H आयन कितने मिले हैं? 1। तो ये भी माय डियर एग्जाम्पल है परफेक्ट मोनोबेसिक का। लेकिन यदि इस पर इंडिविजुअली चेक करता हाइड्रोजन, तो 3 और एक 4 हाइड्रोजन एटम थे। तो इस बात को मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझेंगे और देखेंगे क्या कि किसी एसिड्स पर कितने H एटम हैं, इस आधार पर उसका मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक सिलेक्शन नहीं किया जाता, बल्कि उस एसिड ने आफ्टर द डिसोल्यूशन इन वाटर कितने H आयन प्रोड्यूस किए, कितने H आयन सॉल्यूशन में दिए। यदि एक H आयन दिया है तो वो मोनोबेसिक ही होगा, और यदि 2 H आयन दिए हैं तो वो डाइबेसिक होगा, और यदि 3 H आयन दिए हैं तो माय डियर ट्राइबेसिक होगा। तो जल्दी से आते हैं रिमेनिंग अपनी डेफिनेशंस पर बात करेंगे। अब द सेकंड कौन सा था हमारा? डाई बेसिक एसिड। ठीक माय डियर्स, उम्मीद है ये आप जानते हैं। चलते हैं ये वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में 2H आयन देते हैं। तो यानी कि यदि अब हम डाइबेसिक की बात करें तो डाइबेसिक वो सभी एसिड्स माने जाएंगे जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद 2H आयन प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं, शायद ज्यादा खूबसूरती से अपनी बात को समझ पाएंगे अपन। लाइक H2SO4, लाइक H2CO3, लाइक ऑक्सैलिक एसिड,
बच्चा, सर ये नेम और ये नेम तो पता है, एक बार इसका नाम बता दीजिए। कार्बोनिक एसिड कहते हैं माय डियर इसे। और सर प्लीज सबको आयनाइज करके क्लियर कर दीजिए। चलिए सब, आपकी ये रिक्वेस्ट को भी पूरा करूंगा, एक एक करके सभी को आयनाइज कर रहा हूं। द फर्स्ट H2SO4 वाटर में डिसॉल्व किया गया है। डिसॉल्व करने के बाद यू आर गेटिंग 2H पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट नेगेटिव आयन। अगेन आई विल से माय डियर, यू आर गेटिंग 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और जो विलियन में 2 हाइड्रोजन देते हैं वे कहलाते हैं डाइबेसिक। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद आपको और स्मूथ कर देगा आर्टिकल पर। H2CO3 अगेन इन एक्वस सॉल्यूशन माय डियर्स, you will get 2H positive and CO3 negative. Again you are getting 2H positive, यानी कि ये भी डाइबेसिक हो गया। और एक और एग्जाम्पल जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आफ्टर द आयोनाइजेशन यू विल गेट oxalate ion plus 2H positive, and again the same I will say, you are getting 2H positive ion. That's why all these are dibasic acids. तो ये सभी के सभी डाइबेसिक हैं। जो उनको नाम को जानने में थोड़े से परेशान है तो नाम जान लीजिए। सल्फेट आयन कहलाता है माय डियर। कार्बोनेट आयन कहलाता है ये। ऑक्सलेट आयन पहले भी लिख चुका हूं, तो उम्मीद है अब आपको डाइबेसिक भी क्लियर हो गया है। अब फाइनल लास्ट पर आ जाता हूं। द थर्ड ट्राई बेसिक एसिड्स। हिंदी पिछले वाले सभी पेजेस पर मैंने लिखी है इनकी। ट्राई बेसिक क्या है, तो आइए डिफाइन करते हैं। ये वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में 3H पॉजिटिव आयन देते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए, तो आइए एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे आपके साथ। लाइक H3PO4। सबसे पहली बात, सर नाम बता दीजिए। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड्स। अब प्रूव करके दिखा दीजिए सर कि ये किस प्रकार से ट्राई बेसिक है। तो चलिए ये बात भी प्रूव करता हूं। आई एम टेकिंग H3PO4, उम्मीद 3H पॉजिटिव प्लस PO4 नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन, सर 3H आयन आ गए, और जो 3H आयन देते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस माय डियर, दे आर नोन एज ट्राई बेसिक एसिड्स। ये सब के सब ट्राई बेसिक एसिड्स कहलाते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स फॉस्फेट आयन कहलाता है बाय डियर ये। तो उम्मीद है अब आपको ट्राई बेसिक भी समझ में आ गए। तो यदि अब भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इनमें आपको कहीं तनाव आ रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा अभी आपको कहां और स्ट्रेस रह गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा या तो कमेंट के माध्यम से या आने वाले वीडियो के माध्यम से कि आपके उस तनाव को भी कम कर सकूं और आपकी स्टडी में आपको सपोर्ट कर सकूं। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जल्दी ही फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए माय डियर्स,
नमस्कार।